डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीएम मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास। परियोजना से 65 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। 2000 गांवों के किसानों को होगा लाभ। बिहार की नीतीश सरकार ने गन्ना किसानों को दिया तोहफा। सूबे में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अतिरिक्त 20 रुपए का लाभ देने का किया ऐलान। और हरियाणा सरकार ने 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जारी की अधिसूचना। किसानों को अब पहले से मिलेगा बेहतर मूल्य और आर्थिक लाभ। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन और बेतवा नदियों को साथ मिलाकर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने वाजपेयी पर डाक टिकट भी जारी किया। केन बेतवा परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस परियोजना की लागत करीब 44,605 करोड़ रुपए है। इससे 2000 गांवों के 7 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा होगा। साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी बनेगी। ये परियोजना बुंदेलखंड का कायाकल्प करेगी। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। अटल सेवा सदन गाँवों के विकास को नई गति देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केन बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास समारोह में पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सरकार, समाज और व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए आदर्श बताया। बिहार में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने का मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हाल में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा 10 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बढ़ोतरी इसी सीजन से की जाएगी। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी इस बात की है कि अब गन्ना किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस बार 20 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा भाव मिलेगा। केंद्र सरकार किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए प्रयासरत है। अब किसानों को सहूलियत देने के लिए वैज्ञानिकों से शोध प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रिसर्चर्स का काम सिर्फ लैब तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसे किसानों तक भी पहुंचाया जाए। लैब टू लैंड की दूरी खत्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने की दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान के प्लेटिनम जुबली सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थव्यवस्था में खेती के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 18% रहा है।
हरियाणा सरकार ने अन्नदाताओं के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में 24 फसलें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अधिसूचना जारी की है। कृषि और किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए एमएसपी के तहत 10 अतिरिक्त फसलों की खरीद की घोषणा की है। इन फसलों में रागी, सोयाबीन, तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट और ग्रीष्मकालीन मूंग शामिल हैं। केंद्र सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए देशव्यापी स्तर पर किसानों को प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए 7 शिक्षा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में चुना गया है। ये शिक्षा संस्थान किसानों को प्राकृतिक खेती करने के सही तरीके सिखाने के साथ उसके फायदे भी बताएंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए 2448 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आज हम मंडी.com में आपके लिए एक ऐसे प्रगतिशील किसान की कहानी लेकर आए हैं जो न केवल खेती के प्रति एक गहरे लगाव को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से कोई भी काम सफल हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक ऐसे किसान की जिन्होंने शुरुआत में एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन खेती के क्षेत्र में कदम रखकर न केवल अपनी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवनीश पात्र की, जिनकी संघर्ष और सफलता की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मनिर्भरता, मेहनत और सही दिशा से कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो चलिए देखते हैं मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद जिले में रहने वाले अवनीश पात्र ने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में नौकरी के दौरान जो अनुभव उन्हें मिला है वो एक दिन उन्हें सफल किसान बनने में मदद करेगा। अवनीश की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो साबित करती है कि सही दिशा में मेहनत करने से कोई भी काम असंभव नहीं है। अवनीश का जीवन एक सामान्य शिक्षक से आगे बढ़ते हुए सफल किसान बनने की यात्रा है। अवनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1998 में शिक्षक के रूप में की थी, लेकिन उनका दिल कहीं और था। गांव के किसानों को आत्मनिर्भर होते देखना अवनीश के लिए मार्गदर्शन बना। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम वही होता है जो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए। जब अवनीश ने पहली बार देवभोग ब्लॉक के एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आने लगा कि किस तरह खेती किसानों के जीवन का आधार बनती है। जब मैं शिक्षक के रूप में गांव में रहा तो वहां मैंने देखा कि वो गांव मुझे आत्मनिर्भर लगा। जैसे धान की फसल ख़त्म हो जाती थी तो वो लोग सब्जियों की खेती करते थे। तो मेरे स्कूल के सामने जो है खेत लगे हुए थे, तो रोज़ उनके साथ उठना बैठना होता था, देखना होता था। तो धीरे धीरे मेरी जो है रुचि खेती पे बढ़ी। मैं खेती जो है स्टूडेंट लाइफ से कभी मैं खेती करता नहीं था, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो शिक्षक थे और मेरे पिता जो है एक निजी चिकित्सक थे। जब अवनीश ने खेती के क्षेत्र में कदम रखा तो शुरुआत थोड़ी असमंजस भरी थी। उन्होंने पहली बार धान, मक्का, मूंगफली जैसी फसलें उगाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने पाया कि लागत बढ़ रही थी और फसल का उत्पादन कम होता जा रहा था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ रहा था, लेकिन मिट्टी की उर्वरता में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
फिर अवनीश ने रासायनिक खेती से छुटकारा पाने पर विचार करना शुरू किया। 2012 में उन्होंने रासायनिक खेती को अलविदा कहा और जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ाया। शुरू में नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। पहली बार जब रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती की तो फसल का उत्पादन कम हुआ। इसके बाद गोबर के खाद का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होने लगा, साथ ही फसलों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तब जाकर अवनीश ने जैविक खेती का महत्व समझा और उसे अपना लिया। 2012 के बाद से जो है ना, मैं पूरी तरह मैंने रासायनिक खेती को बंद कर दिया और मैंने जो है रसायन का उपयोग भी बंद कर दिया। तो पहले साल जब मैंने बिना रसायन के खेती किया तो देखा जो है फसल बिल्कुल भी जो नहीं हुई। तो कुछ और जो जानकार हैं उनसे हमने सलाह किया कि ऐसी स्थिति क्यों हुई होगी। तो वहाँ पर एक बात ये निकल करके आई कि पहले ज़मीन की उर्वरता बढ़ानी होगी, और इस उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है मैंने गोबर के खाद का प्रयोग किया। और शुरुआती 2-3 सालों में जो है गोबर की खाद का उपयोग किया और देखा धीरे धीरे जो है ज़मीन की उर्वरता जो है अब स्थिर होती जा रही है, उर्वरता जो है बढ़िया होती जा रही है और बिना जो है रासायनिक खाद के जो है फसल का उत्पादन अच्छा हो रहा है। अवनीश की खेती में विविधता लाने की योजना भी समय के साथ आकार लेने लगी। अवनीश ने पहले 40-50 आम के पौधे लगाए थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 500 तक पहुंच गई। इसके अलावा नींबू, करौंदा, कटहल और चीकू जैसे पेड़ भी अपने खेतों में लगाए। इस तरह अलग अलग तरह की फसल होने लगी जो न केवल उनके परिवार के लिए आय का स्रोत बनी बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करने लगी। गौ पालन की शुरुआत अवनीश के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम था। गायों से मिलने वाला गोबर खेती के लिए खाद बनता गया। उन्होंने 2014 में गाय पालने का फैसला किया था। इसके साथ ही अवनीश की जैविक खेती में गोमूत्र और गोबर का इस्तेमाल होने लगा, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उर्वरता बढ़ाने के लिए एक तो हमको पत्तियों को सड़ाने की आवश्यकता है, तो क्या किया जाए इसका उपाय। तो फिर मैंने जो है उद्यान लगाना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने जो है 45-50 जो है आम के पौधे से जो है मैंने उद्यान की मेरी शुरुआत की। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा करके आज मेरे पास 500 आम के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, नींबू हैं, करौंदा हैं और आपके कटहल हैं, चीकू हैं। ये जो है फसल के रूप में जो है मैंने इन पेड़ों को लगाया। और उसके बाद मैंने देखा कि गोबर खरीदना पड़ रहा है, तो ये भी एक लागत बढ़ रही है। तो फिर मैंने जो है 2014 से जो है गौ पालन किया और उसी फार्म में ही जो है एक जगह बनाया जहाँ पे कि गायों को पाला जाए। शुरू में अवनीश को खेती से आमदनी नहीं हो रही थी क्योंकि आम के पौधों को फल देने में 6-7 साल का समय लगता है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और खेती के दूसरे विकल्प भी तलाशते रहे। केले की फसल को आम के पौधों के बीच लगाया ताकि शुरुआती वर्षों में उत्पादन की कमी पूरी हो। जब आम के पौधे बड़े हुए और फल देने लगे तो अदरक, काली हल्दी, शतावर और सर्पगंधा जैसे औषधीय फसलों की खेती शुरू हुई। इन फसलों को छायादार जगहों पर उगाया गया, जिससे आम और दूसरे फसलों के बीच इन्हें उगाना संभव हो सका। इस तरह अवनीश ने खेती में विविधता और टिकाऊ खेती के सिद्धांतों को अपनाया, जो अब उनके लिए स्थिर आय का स्रोत बन चुका है। इंटरक्रॉपिंग के रूप में आम के पौधे जब छोटे थे तो उनके बीच बीच में जो है केले के पौधे लगाना, कुछ भागों में जो है सब्जियों का उत्पादन करना, और 3-4 साल तक ऐसे ही चला जब कि आम के पौधे बड़े हो गए। और जब आम के पौधे बड़े हो गए, आंवला के पौधे बड़े हो गए, तो छाया में अब जो है केले की फसल नहीं होनी है, तो केले की फसल को मुझे छोड़ना पड़ा। अब विकल्प ये रहा कि जो आमदनी केले के फसल से आ रही थी तो वो आमदनी कहाँ से लाएं। तो उसके लिए हमने ऐसी फसलों का चयन किया कि जो छाया वाली स्थानों में हो सकता है। तो उसके लिए मैंने जो है हल्दी की फसल है, अदरक है, इसका जो है मैंने उत्पादन शुरू किया। अवनीश की खेती में लगातार सुधार और मेहनत के बावजूद पहले आसपास के लोग उनकी आलोचना करते थे। दोस्त और परिवार वाले कहते थे कि वे अच्छी भली नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं, जो जोखिम भरा काम है। घर में भी बातें होती थीं कि वे खेतों में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अवनीश ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। वे हमेशा कहते थे कि खेती से बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। धीरे धीरे अवनीश ने साबित कर दिया कि मेहनत और सही दिशा में काम करने से सफलता मिलती है। शुरुआत में जब मैं खेती करता था तो मेरे खुद के ही मित्र बोलते थे, इतनी अच्छी खासी जो है नौकरी है, शिक्षक है तू, और खेत में जा कर के जो है धूल और मिट्टी के साथ खेलेगा क्या।
घर में भी बातें आती थी कि तुम इतना पैसा लगा रहे हो, घर में तो पैसा नहीं आ रहा है, अच्छी खासी नौकरी का पैसा को जो है तुम जो है खेत में बर्बाद कर रहे हो। लेकिन इसका परिणाम मुझे चौथे पाँचवें साल जब आम की फसल आनी शुरू हुई, आज खेती ही है जिसके कारण मैं इन बड़े मंचों पर मुझे जाने का अवसर मिल रहा है और आज मुझे गर्व महसूस होता है कि खेती से बढ़कर के और कोई काम नहीं है। अब तक आपने अवनीश पात्र की यात्रा के बारे में देखा, जिसमें उन्होंने जैविक खेती की दिशा में कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हम जानते हैं कि किसान की यात्रा सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें नई सोच, बदलाव और समय के साथ कदम मिलाकर चलना जरूरी होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि अवनीश उत्पादन के जरिए बाजार में अपनी पहचान कैसे बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तुरंत हाजिर होते हैं। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा। आलू प्रबंधन से जुड़े हुए हमारे सवाल होंगे। हम 100 ग्राम आलू यदि खाते हैं तो 1.6 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। आलू को सड़न और गलन के बचाव के लिए उसका उपचार करते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर आ गए हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागारिका। ये तीनों को आप मिला के अपने खेत में स्प्रे करिए। इससे आपको आलू में एक तो ग्रोथ और उसका आलू का प्रोडक्शन अधिक मिलेगा। किसान सम्मान निधि से किसानों के लिए बहुत फायदा मिला है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अवनीश पात्र की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा भी है। ये कहानी हमें समझाती है कि किस तरह से हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह अवनीश ने जैविक खेती को अपनाया और उसमें सफलता पाई। अब आइए आगे देखते हैं अवनीश खेती में वैल्यू एडिशन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए क्या योजना बना रहे हैं। अवनीश ने बेशक अपने खेत में जैविक खेती शुरू की, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आसपास के सारे किसान रासायनिक खेती करते थे। उनके खेतों से बहकर आने वाला पानी चुनौती थी, क्योंकि रासायनिक खेती के पानी में कई हानिकारक तत्व होते हैं। इस समस्या के हल के लिए उन्होंने अपने खेत के चारों ओर नाली बना दी, ताकि बाहर का पानी निकल सके और खेत की उर्वरता बनी रहे। उनके खेत जंगलों के बीच में थे, जिससे ग्राहकों तक फसल को पहुंचाना मुश्किल था। इस समस्या का हल उन्होंने बसों के माध्यम से निकाला। वे अपने उत्पादों को पैक करके बसों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाते थे, ताकि ज्यादा उत्पादन सही समय पर सही जगह भेजे जा सके। आसपास के सारे लोग रासायनिक खेती करते हैं, तो सबसे पहली चुनौती ये है कि उनके खेत से पानी कैसा है। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि हमारे खेत के चारों ओर हमने नाली खोद करके रखा है, तो बाहर का जो पानी है उसी नाली से हो करके खेत से बाहर निकल जाता है। एक चुनौती हमारी हुई। और दूसरी चुनौती कुछ ग्राहक ऐसे तैयार करना कि जो अच्छे उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, तो हम खुद जो है उसकी पैकेजिंग करके जो है बस के माध्यम से जो है उनके साथ बात करते हैं और हम उन्हें भेजते हैं। अवनीश ने पाया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या अपनी उपज को सही समय पर और सही मात्रा में बेचना है। पहले वे ज्यादा फसल उगाते तो कभी बाजार में डिमांड कम हो जाती, तो कभी फसलें खराब हो जाती थीं। फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि फसलें छोटे छोटे अंतराल में उगाई जाए। इसका मतलब ये था कि जब एक फसल खत्म होती थी तो दूसरी तैयार रहती थी। इस तरह से अवनीश की उपज कभी नष्ट नहीं होती थी और हर वक्त कुछ न कुछ बिकता रहता था। अवनीश ने यह भी ध्यान में रखा कि अगर बाजार में 100 किलो की डिमांड है तो 90 किलो ही उगाए जाएं, ताकि डिमांड बनी रहे। इस रणनीति ने प्रगतिशील किसान अवनीश को बाजार में मजबूत पहचान दी और अब उन्हें रोजाना आमदनी होने लगी। अवनीश का कहना है कि जब किसान रोज पैसा कमाता है तो उसकी मेहनत सफल होती है
और वो खेती को शहर से ज्यादा अहमियत देता है। कि शुरू में जब हम सब्जियां जो है ज़्यादा उत्पादित करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि बाज़ार में जो है डिमांड कम है और उत्पादन ज़्यादा है तो सब्जियां जो है नष्ट हो जाती थी। तो उसका तोड़ हम लोगों ने ये निकाला कि उत्पादन कम करो, पार्ट पार्ट में करो। 15-15 दिन के अंतराल में, एक माह के अंतराल में कि एक फसल जो है ख़त्म होते होते दूसरी फसल तैयार हो। तो जैसे मार्केट में अगर 100 किलो का डिमांड है तो 90 किलो का जो है उत्पादन करो, जिससे 10 किलो की डिमांड बनी रहे, हमारा जितना भी उत्पादित फसल है वो बिक जाए। अवनीश हमेशा अपने छात्रों और मित्रों को बताते हैं कि खेती में सबसे अहम चीज है मिट्टी, जिसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अवनीश ने जैविक खेती को अपनाया। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार से जैविक दवाइयां खरीदकर खेती की जाए, बल्कि सब कुछ खुद तैयार किया जाए। अवनीश का मानना है कि जैविक खेती से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। खाद भी खुद बनानी चाहिए और बाजार भी खुद तैयार करना चाहिए। ऊर्जावान किसान अवनीश की ये सोच और तरीका आज के युवा किसानों के लिए प्रेरणा है। खेती में हम लोग सबसे ज़्यादा जो है हम जोर देते हैं, मिट्टी को कभी भी हमको बर्बाद नहीं करना है, मिट्टी को बचा करके रखना है। और मेरे जितने भी छात्र हैं, मेरे साथ जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी यही प्रेरणा देता हूं कि आप जैविक खेती करें। और जैविक का मतलब ये नहीं कि मार्केट से जैविक दवाइयाँ खरीद के आप खेती कर रहे हैं। जैविक से तात्पर्य हम यहाँ लेते हैं कि किसान सारा कुछ खुद बनाता है। किसान को यहाँ पर मैं एक शिक्षा जो देना चाह रहा हूँ कि किसान किस तरह से आत्मनिर्भर बने। बीज भी किसान का हो, खाद भी किसान का हो और बाजार किसान खुद तैयार करे। अवनीश भविष्य में खेती में और कामयाबी के लिए वैल्यू एडिशन की ओर कदम बढ़ाने की योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि ज्यादा आमदनी के लिए उपज की पैकेजिंग जरूरी है। इसके लिए उन्होंने आसपास की कुछ महिलाओं से संपर्क किया और उन्हें इस काम में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा। अवनीश का मानना है कि सच्ची मेहनत और समर्पण के साथ काम करने से खेती में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए वे अगले 2 साल में वैल्यू एडिशन की योजना को अमल में लाने की सोच रहे हैं। उनका नया प्रयास खेती को नई दिशा दे सकता है। भविष्य में मैंने सोच करके रखा है, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पर भी जो कृषि मेले में हम लोग देखते हैं कि किसान को अगर ज़्यादा आमदनी लेनी है तो वैल्यू एडिशन तो उसको करना पड़ेगा। तो कुछ जो है आसपास की बहनें हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि अगर वो तैयार हो गई हैं, उनको मैंने बताया है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको कर सकूं। आप अगर मेरा सहयोग करेंगे तो मेरे पास जो है खेत है और फसल है, और आपके पास जो है समय है और शक्ति है, तो दोनों अगर मिल जाएं तो हो सकता है। तो तैयार हुई हैं और हम लोग कुछ सालों में जो है ये काम करने की सोच रहे हैं, 1-2 सालों में जो है। अवनीश की कहानी न सिर्फ खेती के प्रति उनके गहरे लगाव को दिखाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अगर सही दृष्टिकोण और मेहनत हो तो खेती को लाभदायक और स्थायी पेशे में बदला जा सकता है। अवनीश जैविक खेती के माध्यम से मिट्टी और पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करते हैं, जबकि अपनी फसल को छोटे अंतराल पर उगाकर बाजार में स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश करते हैं। अवनीश ने अपने मित्रों और समुदाय को प्रेरित किया है कि वे भी खेती को सम्मानजनक पेशा माने और न केवल मेहनत बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करें। आज छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के प्रगतिशील किसान अवनीश के संघर्ष और सफलता की कहानी संदेश देती है कि खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां नवाचार, समर्पण और सच्ची मेहनत से कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। आज की ये कहानी अवनीश पात्र की मेहनत और समर्पण की मिसाल है, जिन्होंने जैविक खेती के जरिए न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे समुदाय को भी प्रेरित किया है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।